चलिए, नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमन शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका रॉयल इंस्टीट्यूट के। कहाँ पहुंच गए थे अपन? खाद वाले चैप्टर तक पहुंच गए। यार इतना जल्दी जल्दी कैसे पढ़ रहे हो तुम आगे? चलो, अब हम पढ़ेंगे इस बार या गोबर की खाद। क्या पढ़ेंगे बेटा? तो गोबर की खाद को अंग्रेजी में क्या लिखेंगे बेटा? फार्म मैन्योर। अब देखो, ऐसा माना जाता है कि जो गाय भैंस का गोबर होता है उसमें 70 से 80% पानी होता है, 20 से 30% ठोस पदार्थ होता है ना? ठोस पदार्थ में ज्यादातर सेल्यूलोज और इससे संबंधित पदार्थ होते हैं। एनपीके की मात्रा बहुत कम होती है ना? अठन्नी, चवन्नी, अठन्नी कितनी होती है? अठन्नी, चवन्नी, अठन्नी मतलब के 0.25, 0.5, आधा पाव आधा, है ना? कितने परसेंट होती है? अब देखो, मुझे एक बात बताओ, क्या गोबर की खाद में हमेशा इतना ही नाइट्रोजन होगा? हाँ, क्वेश्चन आए तो इतना ही होगा। पर वास्तव में अपन देखो कि अगर हमने भैंस को मूंगफली की खली खिलाई तो इस खाद में नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होगी। यदि उसी भैंस को सिर्फ गेहूं का भूसा खिलाया तो इसकी मात्रा कम हो जाएगी। बूढ़ी भैंस के गोबर में नाइट्रोजन की मात्रा अलग होगी और जवान भैंस के गोबर में अलग होगी। सुबह के गोबर में अलग होगी और शाम के गोबर में अलग होगी। भैंस को डंडा मार दिया तो गोबर की खाद में नाइट्रोजन की मात्रा बदल जाती। मतलब गोबर की मात्रा पशुओं को दिए जाने वाले भोजन, जलवायु, उनकी उम्र और उनके मूड पर निर्भर करती है। अरे पाचन तंत्र किसी का ज्यादा अच्छा है, किसी का खराब है, तो इन सब की वजह से मात्रा जो है वो कम ज्यादा होती रहती है। परंतु फिर भी कोई पूछे तो क्या उत्तर लगाना है? आधा पाव आधा, या अठन्नी, चवन्नी, अठन्नी, है ना? 1% से भी कम मात्रा इसमें पाई जाती है। क्लियर है मामला? चलो, अब मुझे बताओ, गोबर की खाद किस चीज से बनाएंगे? गोबर से बनाएंगे, तो इसमें मैं सामग्री लिखूं क्या? बोले सर हम कल से सामग्री ही लिख रहे हैं। चलो, ज्यादा परेशान। कितनी चीजें हैं? पहली चीज क्या है? गोबर क्या होता है? पशुओं का बाई प्रोडक्ट है। पशु मूत्र के बारे में कल ही हमने लिखा कि 95% ठोस पदार्थ होते हैं जिसमें 2 से 2.5% यूरिया होता है। फिर बिछावन क्या होता है? जो हम चारा डाल देते हैं, भैंस कुछ तो खा लेती है और जो नहीं खाती है वो बिछा लेती है। तो जो बिछा लिया गया है वही क्या है? बिछावन, है ना? कभी कभी पक्का फर्श रहता है तो उसके ऊपर थोड़ा भूसा बिछा देते हैं ताकि भैंस को गड़े नहीं, है ना? पक्का फर्श गर्म भी ज्यादा होता है और ठंडा भी ज्यादा होता है, तो वो जो सारा एक्स्ट्रा मटेरियल है वो क्या कहलाता है? बिछावन। अब ऐसा कहा जाता है कि गोबर में जो CN अनुपात होता है, CN अनुपात समझते हो तुम? तो गोबर का CN अनुपात कितना होगा? ये होता है लगभग 100:1। पर अच्छी सड़ी गोबर की खाद में कितना होगा? 20 से 30 अनुपात, है ना? तो ये कभी कभी CN अनुपात भी पूछा जा सकता है। अब गोबर की खाद बनाने की भारत में बहुत सारी विधियां हैं, है ना? उसमें से 4 विधियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली विधि को कहते हैं हम लोग सामान्य प्रचलित विधि। क्या कहते हैं बेटा? सामान्य प्रचलित विधि। तुम्हारे गांव में बनाते हैं क्या गोबर की खाद? है? क्या होता है सामान्य प्रचलित विधि में? क्या होता है?
गड्ढे में डाल देते हैं। कभी कभी तो गड्ढा खोदते भी नहीं है ना, उसको कहते हैं ढेर लगाकर या हिपिंग विधि, है ना। कभी कभी इसको हिप विधि भी कह देते हैं लोग, हिप का मतलब ढेर लगाना, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करें सामान्य प्रचलित विधि। सामान्य प्रचलित विधि में क्या करते हैं कि कहीं भी घर के आसपास एक गड्ढा बना देते हैं और सारा मटेरियल उसमें डालते रहते हैं। इसमें गड्ढे में किसी भी चीज को पलटा नहीं जाता है, वो अपने हिसाब से ही खाद बनती है, पर ये एक अच्छी विधि नहीं है। इस विधि को दोषपूर्ण विधि कहा गया। क्या कहा गया बेटा? दोषपूर्ण विधि। इसमें क्या दोष है कि पहली बात तो गड्ढा खुला होता है, सूरज की तेज धूप पड़ती है, वातावरणीय कारक सीधे खाद के संपर्क में आने से वोलेटिलाइजेशन की क्रिया बढ़ती है। वोलेटिलाइजेशन मतलब वाष्पीकरण होना, गड्ढे में से अमोनिया के रूप में नाइट्रोजन का उड़ जाना। ये पूरी प्रक्रिया एक साथ समझा दूंगा मैं तुमको नाइट्रोजन चक्र के नाम से, ठीक है। दूसरी विधि का नाम क्या है? संशोधित गड्ढा विधि। इसमें गड्ढे का आकार रखा जाता है 3 × 2 × 1.1 मीटर। मतलब गड्ढे की लंबाई कितनी है? 3 मीटर, चौड़ाई कितनी है? 2 मीटर, और गहराई कितनी है? जो एक पर्याप्त होती है गड्ढा बनाना है। और इसमें गड्ढा बनने में आपको 5 से 6 माह का समय, मतलब गोबर की खाद बनने में 5 से 6 माह का आपको समय लग जाता है। किस विधि में? अब ढेर लगाकर विधि तो ये अपने दादाजी जो है वो सैकड़ों सालों से अपना रहे हैं। घर से खेत पे भैंस को बांधते हैं और वो कभी कभी वहां केक प्रदान कर देते हैं। तो दादाजी सोचते कौन हाथ खराब करेगा, तो वो यूं रोनाल्डो की तरह, देखा है ना, देखा। तो ढेर लग जाता है जमीन के ऊपर बिना गड्ढा बनाए। इसको क्या कहते हैं अपन? हिप विधि। पर इसमें भी अगर बारिश होती है तो सारा नाइट्रोजन पानी में बह के इधर उधर चला जाता है। तो ये विधि भी अच्छी नहीं है ना, ये भी खराब है। अब गोबर की खाद बनाने की जो आधुनिक विधि होती है उसको हम कहते हैं ट्रेंच विधि, नाली विधि या खाई विधि। क्या कहते हैं बेटा? ट्रेंच विधि, है ना। ये हिंदी में तो अपने ट्रांसलेट किया हुआ है ट्रेंच विधि, या कुछ लोग इसको नाली विधि भी कहते हैं, कुछ लोग इसको खाई विधि भी। इसका आविष्कार किया डॉक्टर सी एन आचार्य ने। किसने किया बेटा? ये बहुत काम के आदमी, अभी आगे भी आएंगे इसी चैप्टर में। इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते, है ना। ये IISc बेंगलुरु में साइंटिस्ट, IISc बेंगलोर। अच्छा, IISc बेंगलोर क्या है तुमको पता? ये भारत का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग का संस्थान है। मतलब एग्रीकल्चर वालों ने भारत में कोई खास आविष्कार इंजीनियर से, मतलब अपने गोबर की खाद बनाने की विधि भी किसने दी? IIT के इंजीनियर। ये एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट नहीं है, CN आचार्य, है ना। इन्होंने कहा कि गड्ढा मैं बनाऊंगा 6.5 1। कैसे बनाऊंगा बेटा? कितना बनाना है? फिर हरेराम काका आ गए कि मेरे भैंस तो ज्यादा गोबर करती है। बोले तू 7.5 का बना ले, 1.5 की जगह 2.25 का बना ले, पर गहराई मत बदलना। तो अपन रेंज में लिख सकते हैं 6 से 7.5, 1.5 से 2.25 और 1 मीटर। अगर अपनी भैंस है ज्यादा गोबर करती है तो ये आदर्श साइज है। अब इसमें गोबर की खाद कैसे बनाते हैं देखो। इसमें गोबर की खाद बनाने के लिए गड्ढा बनाया जाता है और इस गड्ढे के बीच में एक पार्टीशन कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है बेटा? पार्टीशन का मतलब क्या है? इसको 2 भागों में बांट देते, एक बीच में पटिया फंसा देते हैं। अब 3 महीने तक इस गोबर की खाद को एक साइड ऐसे भरा जाता है गड्ढे को। महीने में जब ये गड्ढा भर जाता है, ठीक है, तो इसको मिट्टी और गोबर के लेप से पैक कर दिया जाता है। क्यों बंद कर दिया? इस पर नहीं पर, ठीक है। इसको पूरी विधि समझाता हूं मैं तुमको यार। चलो, इसको कैसे करते हैं। ये गड्ढा है, इसको 4 भाग में बांट देते। कितने भागों में बांट देते बेटा? ये दूसरी विधि है।
ठीक है। तुम्हारी 12th की किताब में 2 भाग, और ये कौन सी है? 4 भागों वाली। 4 भागों वाली विधि में क्या करते हैं कि 3 भागों को भरते रहते हैं, फिर इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, ऐसे पलटते हैं। पर अपनी जो 12th की बुक है उसमें गड्ढे को 2 भाग में बांटने का ही लिखा हुआ है। तो उसमें क्या करते हैं, 3 महीने तक एक साइड भर देते हैं, फिर जब महीने कंप्लीट हो जाते हैं तो ये वाले भाग को अपन क्या कर देंगे, बंद। अगले 3 महीने गड्ढा गोबर कैसे भरेंगे? अब कितने महीने हो बताओ? 6 महीने बाद इसको भी क्या कर देंगे? बोले फिर क्या करेंगे? अरे 6 महीने बाद ये खाद तैयार हो गई, इसको खेत में डाल देंगे, अगले 3 महीने तक वापिस इसको भरेंगे। अब कितने महीने हो गए? इसको 6 हो गए, इसको तो शुरू ही हुआ ना, तो 3 हुआ, इसको डाल दें। तो ऐसे हर 6-6 महीने में आधे आधे गड्ढे की खाद खेत में डालते रहे। क्लियर है मामला? तो इसको पूरी थ्योरी लिखवाऊं कि रहने दूं? है, बताओ, तुम बताओ, शॉर्टकट में लिखवा दो? है, सर्वोत्तम दीदी। हाँ रुको रुको, अभी डायरेक्ट मत करो, है ना। इस विधि में खाद कितने महीने में तैयार हो जाती है? 5 से 6 माह में लगभग लगभग खाद जो है आपकी तैयार हो जाती है। इसमें गड्ढे को क्या कर देते हैं बेटा? हाँ, गड्ढे को ढक कर रखते हैं, है ना। क्यों ढक रहे हैं अपन? है ना, सूरज की धूप जो है वो डायरेक्ट अगर पड़ेगी तो नुकसान करेगी। अब प्रश्न आता है कि अपन ने गोबर की खाद बना तो ली, उसकी क्वालिटी चेक कर, अच्छी सड़ी खाद के गुण। पहला गुण क्या होना चाहिए बेटा? खाद में अलग अलग रंग की परतें दिखाई नहीं देना चाहिए। अलग रंग की परतें का मतलब क्या है? कि खाद एक रूप होना चाहिए। कैसी होना चाहिए बेटा? एक रूप मतलब गहरे भूरे रंग की। खाद का रंग कैसा होना चाहिए? एवं भुरभुरी होना चाहिए। भुरभुरी का मतलब क्या? देखो, एक तो वो खाद है जिसको अपन ने अगर हाथ में उठा लिया तो वो ऐसा ढेला बन जाएगी या तो चिपचिपी आ जाएगी, वो नहीं होना चाहिए। खाद ऐसी होना चाहिए कि उसको अगर अपन ऐसे करें तो पूरी बिखर जाना चाहिए। इसको कहते हैं भुरभुरापन। क्या कहते हैं बेटा? तो अच्छी सड़ी गोबर की खाद भुरभुरी होना चाहिए, गहरे भूरे रंग की होना चाहिए, और एक समान रंग की होना चाहिए। उसमें अलग अलग रंग की परतें नहीं दिखाई देना चाहिए। दूसरा, इसमें से दुर्गंध नहीं आना चाहिए, सूंघना भी पड़ेगा, वो तो दूर से आ जाती है। ठीक है, दुर्गंध भी नहीं आने देंगे। और बताओ क्या करना है? अब इसको खेत में डालना है अपने को। गोबर की खाद खेत में कब डालते हैं बेटा? बुआई से 1 माह पूर्व। कब डालना चाहिए? अगर कोई सप्ताह में पूछ ले तो 3 से 4 सप्ताह पूर्व। कोई आपसे पूछे खादों के उपयोग का भारत में सही समय क्या है? फरवरी मार्च। भारत में खाद के ये अलग से ही प्रश्न है ना। वैसे तो अपना मन पड़ेगा जब डालेंगे, पर कोई अगर सही समय की बात कर ले तो फिर क्या बताना उसको कि फरवरी मार्च इज द बेस्ट। वैलेंटाइन डे दूसरे दिन ही खाद डाल दो गोबर की। चल, अब एक बार अगर अपन खेत में खाद डालते हैं, इसका प्रभाव खेत में कितने दिन रहेगा? 3 वर्ष तक होता है। कितने वर्ष तक होता है? इसमें सिस्टम अलग अलग चलता है ना। जैसे मान लो अपन ने गोबर की खाद डाली तो प्रथम वर्ष कुल नाइट्रोजन का
70%। वैसे नाइट्रोजन का 30 ही लिखते हैं, है ना, नाइट्रोजन का 30%, फॉस्फोरस 65% और 70% भाग पहली फसल ग्रहण कर लेती। मतलब पहली बार जो अपन फसल लगाएंगे वो कितना नाइट्रोजन लेगी और फास्फोरस कितना लेगी और पोटेशियम कितना ले लेगी, 70। फिर नाइट्रोजन का और विच्छेदन खेत में उपस्थित सूक्ष्म जीव करते जाते हैं और वो नाइट्रोजन धीरे 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 खेत को मिलती रहती है ना। गोबर की खाद के प्रयोग से मृदा की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक दशा में सुधार होता है। और जितने लाभ तुमने खाद के पड़े वो सब यहाँ वापिस चिपका देना। नहीं समझ में आया? जल धारण बढ़ती है, रंध्रावकाश बढ़ता है, स्थूल घनत्व कम होता है, हल चलाने में आसानी होती है, मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है। सारी की सारी चीजें वापिस यहाँ लिखना है अपने को, पर मैं यहाँ ऐड नहीं करूंगा। आपने देखना है गोबर की खाद से नाइट्रोजन की हानि कैसे होती है। गोबर की खाद से नाइट्रोजन की हानि कैसे होती है बताओ। सबसे पहला होता है वोलाटिलाइजेशन। क्या होता है बेटा? वोलाटिलाइजेशन क्या होता है? वोलाटिलाइजेशन को अपन लिखते हैं वाष्पीकरण। क्या लिखते हैं बेटा? वाष्पीकरण। तो ट्रांसपिरेशन को लिखते हैं, पर यहाँ इसको हिंदी में वोलाटिलाइजेशन नहीं लिखना, ठीक है। अमोनिया के रूप में, अमोनिया गैस के रूप में जब नाइट्रोजन उड़ जाती है तब इसको हम क्या कहते हैं बेटा? वोलाटिलाइजेशन। अब इसको बचाने के लिए गड्ढे में सिंगल सुपर फॉस्फेट या सल्फर का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है बेटा? एस पे लिख दो, समझ जाओगे। और किसका करेंगे? जिप्सम का। सल्फर का नहीं, जिप्सम, इसमें होता है सल्फर, दोनों में ही होता है। तो जिप्सम या सिंगल सुपर फॉस्फेट डालने से खेत में वोलाटिलाइजेशन की प्रक्रिया क्या हो जाती है? कम हो जाती है। दूसरा होता है हमारा डीनाइट्रिफिकेशन, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन। और हिंदी में क्या कहते हैं? विनाइट्रीकरण। इसमें क्या होता है? जैसे मान लो कोई नाइट्रेट रूप है नाइट्रोजन का, है ना, ये वापस NO में बदलता है और ये N2O में बन के फिर गैसीय रूप में उड़ जाता है ना। दोनों में गैसीय रूप में हानि होती है। ये भी गैसीय रूप है और ये भी गैसीय रूप है। ये भी प्रश्न आ सकता है कि गैसीय रूप में हानि किस प्रकार की होती है। तो आपको ध्यान रखना, एक नहीं होती, दो होती है। पहली तो कौन सी होती है? वोलाटिलाइजेशन। और दूसरी कौन सी होती है? डीनाइट्रिफिकेशन। तीसरा आपका होता है निच्छालन। क्या होता है बेटा? इसको निच्छालन भी लिखते हैं और इसको क्षालन भी लिखते हैं। क्या कहते हैं? लीचिंग। ये तो सिंचाई में पढ़ लिया था अपन ने। तो लीचिंग के रूप में जो हानि होती है, इसमें क्या होता है? नाइट्रेट रूप, इसकी सर्वाधिक हानि होती है। ये अपन उर्वरक में भी पढ़ेंगे ना, कि नाइट्रोजन के किस रूप की हानि फलन में सर्वाधिक होती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसका थोड़ा सा अपने ध्यान रखना कि नाइट्रोजन की सर्वाधिक हानि किस रूप में होती है? निक्षालन के रूप में नाइट्रेट रूप की हानि सर्वाधिक होती है। अब इसके लिए मान लो कैसे होगा? तो जैसे ही बारिश होगी या पानी आएगा तो वो जो पानी है उसके अंदर नाइट्रोजन का नाइट्रेट रूप घुल जाता है और वो नीचे चला जाता है, ठीक है। तो जहां भी हम बलुई मृदा या बलुई दोमट मृदा में गोबर की खाद बना रहे हैं वहां पे पक्का गड्ढा बनाना है। कुछ नहीं करना, थोड़ा सीमेंट का घोल लेके और नीचे एक परत बना देना है ताकि निक्षालन नहीं हो सके, है ना। तो अपने को इस बात का ध्यान रखना है। कैसी मृदाओं में बेटा? बलुई मृदा या बलुई दो। इसमें कैसा गड्ढा बना देंगे? पक्का गड्ढा। अब मुझे बताओ तुम कि गोबर की खाद बनाने की कितनी विधियां हैं। पहली विधि का नाम क्या है? सामान्य प्रचलित विधि, जनरल, है ना, मेथड। इसमें क्या होता है? ये बिल्कुल कोई दिमाग लगाना ही नहीं, सिर्फ ढेर लगाते जाना है और इसमें नाइट्रोजन की बहुत हानि होती है। फिर दूसरी विधि कौन सी है? एक पशु के लिए कितना बड़ा गड्ढा? 3 2 1,
3 × 2 × 1.1 मीटर, है ना। और तीसरी विधि ढेर लगाकर, ढेर लगाने में बहुत हानि है। चौथी सर्वाधिक उत्तम विधि या वैज्ञानिक विधि किसको माना है? ट्रेंच विधि। ट्रेंच विधि का आविष्कार किसने किया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में। कहा किया बेटा? बेंगलोर में। अच्छा, इस विधि में गड्ढे का आकार कितना है? 6.5 ऐसे डायरेक्ट याद करना है। कितना है? 6.5। लंबाई कितनी? 6 मीटर। चौड़ाई कितनी? 1.5 मीटर। गहराई कितनी? 1 मीटर। अब ये एक पशु के लिए है कि दो पशु के लिए? एक पशु के लिए, है ना। पर वहां तो 3-2-1 था एक पशु के लिए, यहाँ 6.5 दो पशु के लिए होना चाहिए ना। तो ऐसा कहीं भी कुछ भी मेंशन नहीं है। आपको 6-6 मीटर के गड्ढे बनाना, कम पशु हो तो एक ही गड्ढा बनाना, ज्यादा हो तो 2 बनाना, और ज्यादा हो तो 3 बनाना। इन्होंने पशुओं के बारे में कोई रिसर्च नहीं किया, है ना। फिर इसमें खाद कितने दिन में तैयार हो जाएगी? 5 से 6 माह में। गड्ढे का एक भाग कितने महीने तक भरते हैं? 3 महीने तक। और दूसरा भाग कितने महीने तक भरते हैं? 3 महीने तक। भाग भर जाने के बाद क्या करते हैं? गोबर मिट्टी के लेप से उसको कवर कर देते हैं, ताकि सीधे वातावरणीय कारकों के संपर्क में ना आए। ज्यादा तेज धूप पड़ने से सूखे जीव मरने लग जाते हैं। अगर गड्ढे की खाद को जमीन पे फैला दिया जाए, क्या होगा? विच्छेदन की प्रक्रिया बहुत ज्यादा धीमी हो जाएगी। क्लियर है मामला? अब अपने को याद रखना है कि जीवांश खादों का प्रयोग करने से मृदा की जल मांग तेजी से बढ़ती है। यानी हम अनउर्वर या कम पानी शुष्क खेती वाली मृदाओं में बहुत ज्यादा मात्रा में जीवांश खाद का प्रयोग कर लेते हैं, तो मृदा में पौधों की मृत्यु भी हो सकती है। नहीं समझ में आया? जैसे उर्वरक डालने के बाद सिंचाई करना आवश्यक है, वैसे ही खाद देने के बाद भी खेत में नमी की मात्रा आवश्यक है, क्योंकि पार्शियल डिकम्पोजिशन खेत में भी होता है। पूरी तरह से सिर्फ गड्ढे में खाद सड़ती नहीं है, वो खेत में जाके भी असर करती है ना। इसीलिए इसका प्रयोग बुआई से 1 माह पहले करना चाहिए। अगर खड़ी फसल में दे दी, क्या होगा? फसलों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगी। ठीक है, क्या लिखवाना? बोलो। जीवांश खादों के प्रयोग से, ये जीवांश खाद क्या होता है? ये पूरा जो खाद चैप्टर है, ये सब क्या है? वो कभी कभी गलती से इसको जीवाश्म खाद लिख देता ना। जीवांश पदार्थ मतलब कार्बनिक पदार्थ, और जीवाश्म मतलब फॉसिल्स। देखो, मान लो कि कोई मेंढक मर गया और उसका विच्छेदन हो गया, तो वो क्या बन गया? जीवांश। पर वो कहीं ऐसी जगह फंस गया जहां उसका विच्छेदन ही नहीं हुआ, और 25,000 साल बाद वैसा का वैसा ही मिला, थोड़े बहुत अवशेषों के रूप में। वो क्या है? तो जीवाश्म पदार्थों का विच्छेदन नहीं होता, या तो बहुत धीमा होता है, लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं, फिर भी उनके अवशेष दिखाई देते हैं, है ना। जबकि जीवांश पदार्थ क्या है? पूर्ण रूप से विच्छेदित पदार्थ होता है। तो जीवांश खादों के प्रयोग के बाद खेत में क्रांतिक अवस्था होती है। मतलब पानी देना ही देना पड़ता है। ठीक है, लिख लो। बहुत हुआ। हम्म। हाँ, N2O में NO2 लिख दिया क्या मैंने? ये पूरी प्रोसेस है। यहाँ से आएगा स्ट्रेप्टोकोकस डी नाइट्रिफिकेंस या सूडोमोनास डी नाइट्रिफिकेंस, वो इसको यहाँ बदलेगा। एक बार ऑक्सीकरण, फिर डबल ऑक्सीकरण करेगा तो वो गैस बन जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा? नहीं, अमोनिया नहीं बनेगी इसमें। वो अभी मैं पढ़ाऊंगा ना, पूरा समझ में आएगा। रुको अभी थोड़े। जो आप बात कर रहे हो नाइट्रिफिकेशन,
या डी नाइट्रिफिकेशन की, है ना। अभी पढ़ाऊंगा मैं, रुक जा। गोबर की खाद डालते कितनी है? अनाजों में 10 से 15 और सब्जियों में 20 से 25 टन। ये लिख लो, आखिरी में लिख लें। कुछ बच्चों का फेवरेट टॉपिक है। यस। लिख लिया? हाँ, कौन रह गया? तुम्हारी वजह से देश पीछे चला है। 2050 आ जाता अभी तक। नहीं। लिखो। आधे घंटे हो गया पढ़ाते पढ़ाते। अरे वाह यार। ये वाला, ये हाँ, ये वाली बंद करो। ये कहां से होगी? तुम कंप्यूटर बंद मत करवा देना, बाकी सब ठीक है। और 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 तकिया लगे दूं? सर आवाज नहीं आ रही। ये आवाज में बहुत दिक्कत आ रही है यार। अभी डबल माइक लगाया, उसके बाद भी नहीं आ रही।
एक कमेंट आया कि सर जी मेरे को समझ में नहीं आया। समझ में तो मेरे भी कुछ नहीं आया बेटा, बस याद करना है और क्या। अभी भी आवाज कट रही क्या? लिख लिया बेटा? चल, जल्दी लिखो रे यार। तुम इतना धीरे लिखो, मैं भूल जाता हूँ फिर पढ़ाते पढ़ाते, फिर मैं कहानी सुनाने लग जाऊंगा। लिखो। लिखो लिखो फटाफट। आवाज बराबर आ रही है? हाँ, बराबर ही आ रही है। ऑनलाइन वाला आवाज आ रही तुमको? बराबर तो आ रही है यार, ऐसा कौन करता है? बहुत ही खराब। बढ़ा दूं आगे?
हाँ बेटे, कौन है ये बेटा? बढ़ा दूं आगे? अब बढ़ा दूं? अभी भी नहीं बढ़ाऊं? लाइटें बंद करवा ली, अब दिख नहीं रहा है, नैन सुख हो गए। अब बढ़ा दूं? है? अब बढ़ा दूं? ये सब इंपॉर्टेंट ही है, टॉपिक तो बहुत बड़ा है बेटा, इसको तो छोटा कर करके पढ़ा रहे हैं अपन।
आगे कर दूं? लिखो। क्या लिखा? लिखा? गन्ना सेकरम है ना, शर्करा सेकरम, गन्ना शब्द तो थोड़ी आएगा उसमें ना। हाँ, वो किसी ने लिख दिया उसको। अपन जब बुक फाइनल करते हैं ना, तो फिर कुछ स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि इसमें अगर तुमको कुछ लग रहा हो तो एक बार ऐसा गोला लगाना। तो उसने गोला लगा के शर्करा काट के और गन्ना लिख दिया, तो वो नक टाइपिस्ट गन्ना लिख। हर बार उस किताब को पूरा चेक थोड़ी कर सकता है कोई भी। तुम बताओ, 430 पेज की किताब मेरे पास आज आ गई, सर फाइनल है, मैंने फाइनल कर दी। फिर कल वापस देंगे, एक बार और चेक करो, तो एक दिन में होगी क्या? फिर वो वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन। तो कुछ चीजें, इसलिए जो भी डाउट आए वो मुझसे पूछ लिया करो, ठीक है? उसमें 7-8 लोगों ने मिल के उसको वापस करेक्शन किए, तो बहुत सारी चीजें उसमें रिकरेक्ट हो गई। चलो, अब लिखो। अधिक तापमान एवं अधिक पीएच पर वोलाटिलाइजेशन की प्रक्रिया तेज हो जाती है। अधिक तापमान एवं अधिक पीएच पर वोलाटिलाइजेशन की प्रक्रिया तेज हो जाती है। वोलाटिलाइजेशन समझते हो? अधिक तापमान एवं अधिक पीएच पर वोलाटिलाइजेशन की प्रक्रिया तेज हो जाती है। अधिक तापमान एवं अधिक पीएच पर वोलाटिलाइजेशन की प्रक्रिया तेज हो जाती है। चले आगे। कई भी हो, खेत के जलमांग की क्रांतिक अवस्था होती है, मतलब जब पानी सबसे ज्यादा चाहिए। क्रांतिक अवस्था का मतलब क्या है? कोई चीज चाहिए ही चाहिए, ठीक है? चलो, अब लिखो ना, मात्रा नहीं लिखी तुमने, देख लो। खाद्यान्न फसलों के लिए या अनाजों के लिए कितने डालना है अपने को? 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर। और सब्जियों के लिए 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर। और शुष्क खेती में कितने देते हैं बेटा? 3 वर्ष में एक बार 8 से 10 टन, ये वहीं पढ़ते हैं अपन, शुष्क खेती। चले आगे। हाँ, 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर 3 वर्ष में एक बार। चने। चल, अच्छा देखो, एक बात बताओ, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है? कितनी है? हाँ, 78%, ये 78%। उसके बाद भी मृदाओं में सबसे ज्यादा कमी किसकी है बेटा? नाइट्रोजन। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, ऐसा माना जाता है
कि 1 हेक्टेयर भूमि के ऊपर लगभग 40,000 टन नाइट्रोजन वायुमंडल में उपस्थित है। कितनी है? फिर भी यूरिया देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है बताओ? देखो, ये सॉइल हेल्थ कार्ड की वेबसाइट है भारत सरकार, ठीक है। इसमें लिखा है कि टोटल अलॉटमेंट कितने सैंपल का हो गया है? 77,51,388। ये 2025-26 का है ना। टोटल कंप्लीटेड सॉइल हेल्थ कार्ड जनरेटेड 50,72,000 सॉइल कार्ड बन चुके है ना। न्यूट्रिएंट एनालिसिस किया गया 50,73,000। ये भी ऐसा ही लिखा है ना इधर। उसमें पाया गया कि 75% सैंपल के अंदर नाइट्रोजन की कमी। तो अपन ने कल पढ़ा कि सबसे ज्यादा किसकी कमी है? नाइट्रोजन। 14% मृदाओं किसकी कमी है? फास्फोरस। और लगभग 10% मृदाओं में पोटेशियम की कमी पाई गई। ऐसा देखा अपन ने। ऑर्गेनिक कार्बन की कमी भी 56% मृदाओं में पाई गई। तो भारत में सबसे ज्यादा कमी किसकी है? नाइट्रोजन की, है ना। पर आपकी 12वीं किताब में लिखा है कि 47% मृदाओं में जिंक की कमी। अब 75% ज्यादा होता है 47, तो ज्यादा कमी किसकी है? नाइट्रोजन की कमी, है ना। पर कोई पूछे द्वितीय पोषक तत्वों में किस तत्व की कमी है? सल्फर। और सूक्ष्म तत्वों में जिंक की और आयरन की, है ना। फिर कॉपर मैंगनीज की थोड़ी 4.8 और 4%। अब ये इतना नाइट्रोजन मान लो मौजूद है वायुमंडल में, उसके बाद भी हम क्या देखते हैं? ऐसा कैसे कमी हो सकती है बताओ? क्योंकि जिस रूप में वायुमंडल में नाइट्रोजन है उस रूप में पौधे उसको ग्रहण। तो एक टॉपिक है जिसका नाम है नाइट्रोजन चक्र। ये पोषक तत्व को भी कवर करता है, ये खाद को भी कवर करता है, और ये उर्वरक को भी कवर करता है ना। तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है वो किस रूप में होती है? N2O के रूप में। और उसकी मात्रा कितनी है? 1 हेक्टेयर मृदा के ऊपर कितने नाइट्रोजन है? मतलब 1 हेक्टेयर का जो वायुमंडल है ऊपर तक, उसमें कुल नाइट्रोजन कितनी है? 40,000 टन, है ना। अब ये नाइट्रोजन जो है ये एक रूप से दूसरे रूप में, दूसरे रूप से तीसरे रूप में बदलती रहती है, और इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? नाइट्रोजन चक्र, है ना। तो एक सिंपलेस्ट अगर डायग्राम हम बनाए तो जो N2 के रूप में नाइट्रोजन है वो कभी NH3 में बदल जाती है, कभी वो NO3 में बदल जाती है, कभी वो N2O में बदल जाती है, कभी NO3 में बदल, कभी NO में बदल जाती है, कभी N2O में बदल जाती है, और कभी वापस N में बदल। ये जो पूरा चक्र चलता है इसको हम क्या कहते हैं बेटा? नाइट्रोजन चक्र, है ना। तो नाइट्रोजन का प्रकृति में विभिन्न रूपों में बदलना क्या कहलाता है बेटा? नाइट्रोजन चक्र। अब इस नाइट्रोजन चक्र के बहुत सारे चरण हैं, जिसमें एक चरण कहलाता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। क्या कहलाता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। ये तो तुमने पढ़ा होगा। वेरी गुड। फिर नाइट्रोजन होती है। जैसे एक प्रक्रिया है जिसको हम कहते हैं नाइट्रीकरण। क्या कहते हैं? एक को है ना। एक होता है अमोनिफिकेशन, जिसको हम अमोनीकरण कह सकते है ना। तो इस नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, नाइट्रीकरण, अमोनीकरण, एक अमीनीकरण भी होता है। एक होता है विनाइट्रीकरण, एक होता है वोलाटिलाइजेशन। अभी पढ़ा है ना। और एक होता है निक्षालन। क्या होता है बेटा?
तो ये इतने सारे जो है चक्र के अवयव है अलग अलग। देखो वायुमंडल में कितने नाइट्रोजन थी, कौन से रूप में थी? कुछ जीवाणु जो है दलहनी फसलों की जड़ों में ग्रंथियों का निर्माण करते हैं और इन ग्रंथियों में वो नाइट्रोजन का स्तरीकरण करते हैं। मतलब जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है या जो मृदा वायु में उपस्थित N2 है, उस N2 के रूप को काय में बदल देते हैं, वो NH3 में। और ये NH3 अस्थायी रूप है, ये तुरंत काय में बदल जाता है अमोनियम आयन के रूप में, काय में बदल जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, कि जो वायुमंडल या मृदा वायु की नाइट्रोजन है वो काय में बदल जाती है अमोनियम आयन। अब ये नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण है ये 3 प्रकार का होता है, भौतिक, रासायनिक और जैविक स्थिरीकरण। भौतिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कब होता है? जब बादलों में बिजली चमकती, क्या चमकती है, तो लगभग 10,000 वोल्ट का करंट पैदा होता है, जिससे मृदा में उपस्थित जो N2 ग्रुप की नाइट्रोजन है वो, या वायुमंडल में उपस्थित N2 की नाइट्रोजन है वो काय में बदल जाती है, ऑक्सीजन से क्रिया करके सीधे नाइट्रेट में बदल जाती है और उस बरसते हुए पानी में घुल के जमीन पर गिर जाती है। इसलिए तुमने देखा कि अगर यूं अपन कितना भी पानी दे दो तो घास हरी नहीं होती है, पर जैसे ही पहली बारिश होती है घास हरी हरी हो जाती है। तो उसमें कहीं ना कहीं इस नाइट्रेट नाइट्रोजन का भी योगदान। तो भौतिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस वजह से होता है? बिजली चमकने से भी पौधों को नाइट्रोजन मिलता है, ठीक है, उस बारिश में। रासायनिक तो केमिस्ट्री में होता है, प्रयोगशाला में करवा सकते हैं। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है? राइजोबियम जीवाणु। को कायम बदल देता है, N2 के रूप को NH3 के रूप में बदल देता है ना, या अमोनियम आयन के रूप। आलू, धान, गन्ना और चाय जैसी फसलें, कौन कौन सी फसलें बेटा? तो वो इस नाइट्रोजन को यहां से डायरेक्ट ले सकती है, पर बाकी की फसलें इस ग्रहण नहीं कर सकती। तो यहां पर फिर नाइट्रीकरण की प्रक्रिया होती है और ये नाइट्रोजन काय में बदल जाती है? नाइट्रेट, है ना। फिर से देखना, N2 से NH3 या NH4 प्लस बनना क्या कहलाता है? स्थिरीकरण। फिर इस NH3 से NO3 बनना क्या कहलाता है? नाइट्रीकरण। क्या कहलाता है? नाइट्रीकरण। अब इस नाइट्रीकरण के 2 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं बेटा? पहला चरण ये होता है कि जो ये NH4 प्लस आयन बना है जिसको हम अमोनियम आयन कहते हैं, क्या कहते हैं? ये इस अमोनियम आयन से नाइट्रोसोमोनास, कौन सा बैक्टीरिया बेटा? नाइट्रोसोमोनास। तुमको दिखेगा ही नहीं, इतना छोटा, क्या दिख जाएगा है? सही बताओ, पक्का? ये जो नाइट्रोसोमोनास नाम का जीवाणु है ये इसका ऑक्सीकरण कर देता है। क्या कर देता है? और ऑक्सीकरण के बाद क्या हो जाता है? ये नाइट्राइट आयन में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? नाइट्राइट आयन। फिर इसी नाइट्रोसोमोनास का बड़ा भाई है नाइट्रोबैक्टर, है ना, वो आता है ट्रैक्टर लेके, और ये इसको कायम बदल देता है, नाइट्रेट में बदल देता है। तो ये यूरिया में भी सेम परिवर्तन होता है, पानी में यूरिया घुल जाता है और अमोनियम आयन बन जाते हैं। ये मृदा में स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले जीवाणु हैं जिनको किसी चीज की कोई आवश्यकता, इनका एक ही काम है, जहां भी अमोनियम का नाइट्रोजन दिखे उसको कायम बदल दो, नाइट्रेट में बदल, ठीक है। अगर नाइट्रेट गलत हाथों में पड़ गई, गलत हाथ मतलब गलत लोगों की संगत में आ गई, नाइट्रिफिक, तो वो इस नाइट्रोजन के ऑक्सीजन को वापस निकालते जाएंगे, इसको NO3 से कायम बदल देंगे NO में, और इस NO से कायम बदल देंगे N2O में, और ये फिर वायुमंडल में चली जाएगी। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं विनाइट्रीकरण या डीनाइट्रिफिकेशन। क्या कहते हैं बेटा? तुमको मेरी बात समझ में आ रही है? सच सच बताना। देखो सबसे पहले तो क्या हुआ, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हुआ, स्थिरीकरण में N2 से क्या बन गई? NH3। फिर ये इसका हुआ नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण में काय बदल गई है? नाइट्रेट आयंस में बदल गई, है ना। अब आलू, धान, गन्ना और होगा तो वो यहीं से डायरेक्ट ले लेगा। बाकी सभी फसलें नाइट्रोजन का कौन सा रूप ग्रहण करती है?
पर अगर ये गलत हाथों में पड़ गया तो क्या हो जाएगा, इसका क्या हो गया, विनाइट्रेट। अच्छा, ये अमोनियम या नाइट्रेट वाली नाइट्रोजन अगर पौधे ग्रहण कर लेते तो ये नाइट्रोजन अभी तक थी अजैविक रूप, किस रूप में थी, अब ये काय चली जाएगी, अकार्बनिक नाइट्रोजन का कार्बनिक नाइट्रोजन में बदलना कहलाता है एसिमिलेशन। क्या कहलाता है बेटा, इसको कहते हैं हम लोग स्वांगीकरण। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अजैविक नाइट्रोजन का जैविक, मतलब इस नाइट्रेट का कायम चले जाना, पौधों में चले जाना, स्वांगीकरण। मान लो इस नाइट्रोजन को कोई गाय खा ले, गधा ज्यादा दिख रहा है, अभी भी गधा दिख रहा है, अभी भी गधा दिख रहा है। यार तुम्हारे दिक्कत क्या है ये तो बताओ। बोले सर आप बनाइए सर, अब तो अभी भी गधा दिख रहा है। हे भगवान, इनको इनकी प्रजाति से मुक्त करो, इनको चारों तरफ खुद ही दिख रहे हैं ये। अब गधा दिख रहा है क्या, है, अब भैंस दिख रही ना। चलो तुमको भगवान ने दूसरी योनि में डाल दिया, 84,108 गधे से भैंस में आए तुम कम से कम। चलो, तो अगर किसी अजैविक नाइट्रोजन का जैविक नाइट्रोजन में परिवर्तन हो जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, स्वांगिक। अब एक दिन आएगा ये पौधा भी मर जाएगा और ये गाय भी मर जाएगी, विच्छेदन होगा, शरीर में उपस्थित प्रोटीन, ये जो स्वांगिक से बनी हुई प्रोटीन है, ये प्रोटीन वापस एमिनो अम्ल में बदलती, किस में बदलती बेटा, इसको कहते हैं एमिनाइजेशन या अमीनीकरण। फिर ये अमीनीकरण से फिर होगा अमोनिफिकेशन, वो वापस कायम बदल जाएगी अमोनियम, इसको कहते हैं अमोनिफिकेशन। अब इसका मन हो तो इधर आ जाए, मन हो तो इधर आ जाए, तो नाइट्रोजन ऐसे चारों तरफ घूमते रहती है और इसी को क्या कहते हैं हम लोग, नाइट्रोजन चक्र। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, हाँ? जिसके नहीं आया वो तो बस पकड़ो, शाम को धीरे से निकल लो, सुपरवाइजर बन चुके हो। हर बात में मना करने की आदत है क्या, इसलिए तुम्हारा ब्याह नहीं हो रहा अभी तक, पर मना तुम नहीं कर रहे हो। चलो फिर से देखो, ये जो नाइट्रोजन है वायुमंडल में, ये अगर जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण होगा राइजोबियम वाला तो फिर क्या बनेगा, क्या बनेगा, अमोनियम या अमोनिया। ठीक है। अच्छा, ये जो अमोनियम है इसको नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर कायम बदल देंगे, इसको क्या कहते हैं हम, नाइट्रीकरण। गलत लोगों के हाथ पड़ गया तो क्या हो गया, वे नाइट्रीकरण। ठीक है। अगर वो पौधे के अंदर प्रवेश हो गया तो क्या कहला गया, स्वांगीकरण या एसिमिलेशन। इसकी मृत्यु हो गई तो फिर क्या होगा, अमीनाइजेशन और अमोनिफिकेशन, मतलब पहले अमीनो अम्ल बनेंगे फिर अमोनियम या अमोनिया गैस बनेगी। अब कई बार क्या होता है कि अमोनिया गैस, जैसे कोई ये भैंस है ये मर गई, ये सड़ेगी, तो ये अमोनिया गैस जो है ये इधर नहीं जाती नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर की तरफ, ये हवा में चली जाती है उड़ के, और इसी को हम कहते हैं वोलाटिलाइजेशन। क्या कहते हैं बेटा, वोलाटिलाइजेशन, मतलब अमोनिया गैस के रूप में हानि, और ये बहुत बदबूदार गैस होती है। तो मरे हुए जानवरों में से जो आने वाली दुर्गंध है वो किसके कारण आती है, अमोनिया गैस के कारण आती है। ठीक है। अब इसको लिखना विखना तो है नहीं, है, सही बताओ, तुम्हारे समझ में आ जाए ये बता दो तुम, फिर बना लो, नहीं आए तो छोड़ना है फिर अपने को।
बोल बोल के लिखो क्या है? वाह। हैं? मान जाओ यार। चले क्या? मैं तो वही सोच रहा हूँ कि तुम लिखोगे क्या इसके अंदर, समझ तो सब आ गया तुम्हारे। नहीं कह सकते। मैं एक काम करता हूँ, तुम सुनो। मैं इसको लिखने वाले मोड में लिखता हूँ और तुम भी लिखो, नहीं तो। अब देख लो यार, तुम्हारे खाली यूं देखना है कि समझ में आ गया तो आ गया, पर जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न आते हैं उनमें उनके हिसाब से पढ़ना हो तो फिर उसको व्यवस्थित लिखना पड़ेगा। और तुम्हारी दुनिया की पहली समस्या ही ये है कि ऐसे तो समझ में आ जाता आधा अधूरा, पर कोई आदमी व्यवस्थित समझा दे तुमको एक एक पॉइंट में दो दो लाइन लिख के, तो बोले मजा ही नहीं आ रहा पढ़ने। तुमको खाली ये लाइनें खींचने से ही मजा आता है। मैं कह तो रहा हूँ, मैं थोड़ा व्यवस्थित आदमी हूँ, मैं हर चीज को व्यवस्थित करना ही पसंद है। पहले बनाओ तो सही व्यवस्थित, तो नीचे लिखवाऊंगा मैं। ये तो बनाना ही पड़ेगा। समझोगे किसको देख के? भैंस नहीं बने गधा बना लेना। हाँ। चलो। क्या लिख पा रहे हो? अरे, कोशिश तो करो। क्या हुआ? दौरे पड़ रहे हैं इसको? ये क्या होता है ये? हाँ, मैं सब वापस लिख पा रहा हूँ, मत चिंता कर। देख कहाँ लिखा, खनिजीकरण दिख रहा है?
देख, रटे हुए में और पढ़े हुए में बहुत अंतर होता है। अब समझे हुए मैं समझाता हूं। चलो चले आगे। अरे यार, जब अजैविक रूप से जैविक रूप में जाता है तो स्वांगीकरण, जब जैविक रूप से वापस अजैविक रूप में आता है तो खनिजीकरण। मतलब जो अमीनीकरण और अमोनीकरण है वही खनिजीकरण है। जो पौधों और जंतुओं का विच्छेदन है वही खनिजीकरण है। स्थिरीकरण जब अमोनिया में आ रहा है तो स्थिरीकरण। अरे दीदी, मैं यूं कह रहा हूं कि जब पौधे अवशोषित करते हैं तब स्वांगीकरण है। तब नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, वो स्वांगीकरण नहीं है, वो उसके पहले की घटना है। जब अमोनियम या नाइट्रेट की थी पौधे के अंदर चले जाए तो स्वांगीकरण है, सिर्फ स्थिरीकरण स्वांगीकरण नहीं। वापिस समझा दो। हाँ हाँ, सब समझाऊंगा मैं, रुको। चलो चले आगे। एक तो लिखने में चिपक जाते हो तुम, पूरा लेक्चर खा जाते हो लिखते लिखते। चले आगे। नौजवानों, कौन कौन बच गया? देख लो रे, इनको ध्यान से देखो, इनकी वजह से आगे नहीं बढ़ रहा कोर्स। बात नहीं करना है। हाँ, 10 मिनट पहले ही आज। चलो आगे चले। अब इधर देखो ध्यान से। अरे वापिस डबल बनाओगे ना तुम, देखो। ये है वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन, जो मृदा वायु में भी हो सकती है और कहां भी हो सकती है, वायुमंडल में भी हो सकती है। ठीक है। अब ये जाएगी किधर की तरफ? अमोनिया गैस बन। मत रे ओए। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे बेटा? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। और ये कौन से जीवाणु करते हैं? राइजोबियम जीवाणु। कौन करते हैं बेटा? अब इस अमोनियम के पास, या इस अमोनिया गैस, ये तो गैस का रूप है, इसके पास दो ऑप्शन है। या तो सीधे चले जाए कहां? वायुमंडल में। या तो फिर ये किस में बदल जाए? नाइट्रेट। कहां में बदल जाए? ये इतनी ज्यादा सक्रिय चीज होती है कि जैसे ही कहीं किसी भी केमिकल के संपर्क में आती है तुरंत आयनिक रूप में आ जाती है। किस रूप में आ जाती है? तो ये आयनिक रूप क्या कहलाएगा? अमोनियम। ये क्या कहलाएगी? अमोनिया। तो ये तो हो गई अमोनिया, और ये क्या हो गया? अमोनियम। ठीक है। अब ये जो सिस्टम है, यहां से यहां तक तो किसने काम किया अपना? राइजोबियम ने। इसलिए इसको हमने क्या कह दिया? नाइट्रोजन का स्तर। अब यहां से पहुंचेगी, है ना, बीच में बनेगी, जिसको क्या कहते हैं? एंड। ये NO3, ये NO2। इस प्रक्रिया को कहते हैं नाइट्रीकरण। क्या कहते हैं बेटा? और ये नाइट्रीकरण कौन कौन करता है?
नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, अब ये किस रूप में आ गई? नाइट्रेट। अगर आलू, धान, गन्ना और चाय होंगे तो वो कहां से इसको ग्रहण कर रहे हैं? है ना? नहीं तो इसके पास एक ऑप्शन क्या है? नाइट्रीकरण का। नहीं तो दूसरा ऑप्शन क्या है? वोलाटिलाइजेशन। वोलाटिलाइजेशन में क्या होगा? ये वापस गैस की गैस उड़ जाएगी। मतलब इधर तो स्थिरीकरण बड़ी मुश्किल से गलत जगह पड़ गई, सिद्ध हो गई। ऐसा काम भी कुछ जीवाणु करते हैं, जैसे सूडोमोनास डिनाइट्रिफिकेंस, है ना? अब ये हो गया यहां पर नाइट्रीकरण, और ये या तो जाएगी पौधों में। अभी तक तो ये कहां है? मृदा में, अजैविक रूप में, खनिज के रूप में। किस रूप में है? अजैविक या खनिज के रूप में। पर ये अब कहां चली गई है? पौधों के अंदर चली गई, मतलब जैविक रूप में चली गई। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं एसिमिलेशन या स्वांगीकरण। क्या कहते हैं? अब ये पौधों से जंतुओं में भी जा सकती है क्या? प्रोटीन के रूप में नाइट्रोजन कहां चली गई? जंतुओं में, तो भी क्या कहलाया? स्वांगीकरण। क्लियर है मामला? किसी दलहनी फसलों में नाइट्रोजन है, अपन ने वो दाल खा ली, वो भी स्वांगिक। ये नाइट्रेट के रूप में पौधों अवशोषित हो गई, तो भी ये क्या है? स्वांगीकरण। ये प्रोटीन के रूप में बदल गई, तो भी ये क्या है? स्वांगीकरण। मतलब ये अभी तक तो अजीवित अवस्था में थी, पर अब किसी जीवित चक्र का या जीवित शरीर का एक भाग बन गई। इस प्रक्रिया को क्या कहा? स्वांगीकरण। अब ये पौधा या जंतु है, एक दिन ऐसा आएगा कि ये मर जाएगा। इसके अंदर अभी क्या है हमारे पास? प्रोटीन है। ये प्रोटीन जब विच्छेदित होगा तो ये क्या बन जाएंगे? एमिनो अम्ल। क्या कहलाएंगे? एमिनो अम्ल। इस प्रक्रिया को कहते हैं एमिनीकरण। क्या कहते हैं? एमिनाइजेशन। अब ये एमिनो अम्ल वापस और विच्छेदित होंगे तो ये बन जाएंगे अमोनिया। अगर ये अमोनिया बन के वापस उड़ गई तो क्या हो जाएगा? वोलाटिलाइजेशन। पर ये अमोनिया बहुत अस्थायी है, जैसे ही मृदा में अमोनिया बनती है तुरंत वो कायम बदल जाती है अमोनिया। इसको कहते हैं अमोनिफिकेशन। क्या कहते हैं बेटा? या अमोनीकरण। अब ये जैविक रूप में थी, अब ये वापस किस में आ गई? अजैविक रूप में। इसको हम कहते हैं खनिजीकरण या मिनरलाइजेशन। अब इसका मन हो तो ये वापस काय में जा सकती है? नाइट्रेट में जा सकती है? अरे जा सकती है कि नहीं जा सकती? इसका मन हो तो ये अमोनिया गैस के रूप में वापस कहां जा सकती है? ऊपर। अच्छा, ये नाइट्रेट अगर पौधों को नहीं मिला और पानी में घुल के नीचे चला गया, कहां चले गया? तो इसको क्या कह देंगे हम लोग? निक्षरण। कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया? कि एक रूप है वो किधर भी जा सकता है। अच्छा, यही नाइट्रेट अगर गलत हाथों में पड़ गया, किसके हाथों में पड़ गया? गलत हाथ कौन से हैं? सूडोमोनास, है ना? तो वो इसका क्या कर देगा? इसको कायम बदल देगा NO में, और फिर कायम बदल देगा N2O में, और ये कहां चली जाएगी? ऊपर। अब ध्यान से देखना, अपने पास कितनी सारी चीजें है ना। सबसे पहले तो क्या हुआ? स्थिरीकरण। स्थिरीकरण में क्या होता है? N2 तत्वीय नाइट्रोजन काय में बदल जाती है अमोनिया, है ना? अब यहां से अमोनिया का क्या हो सकता है? वोलाटिलाइजेशन। वोल्टिलाइजेशन है वोलाटिलाइजेशन। वोलाटिलाइजेशन में क्या होता है? गैस के रूप में ये नाइट्रोजन उड़ सकती है। ये हाथों हाथ ही, मतलब जिधर से लाए थे वापिस जाने की कोशिश कर। क्लियर मामला? पर ये जो अमोनिया गैस है तुरंत कायम बदल जाती है मृदा में, जैसे ही जाएगी तुरंत अमोनियम में बदल जाएगी, है ना? और इस अमोनियम से नाइट्रेट बनाने का काम क्या कहलाएगा? नाइट्रेट। तो अगली प्रक्रिया क्या हो गई? अब इस नाइट्रीकरण में कौन भाग ले रहा है? नाइट्रोस। इसको दूसरे कलर से लिख देता हूं मैं ना, नाइट्रो सोमोनास या नाइट्रो
वेक्टर। इन्होंने इसको काय में बदल दिया, नाइट्रेट में बदल दिया, ये कहलाया नाइट्रीकरण। अब ये नाइट्रेट, इसके पास भी दो ऑप्शन है, या तो ये सीधी वापस गलत दिशा में चली जाए और क्या कर ले, विनाइट्रीकरण, या तो ये सही दिशा में कहा चले जाए, पौधों के अंदर। पौधों के अंदर जब ये चली जाएगी तो ये अजैविक रूप से किस रूप में चली गई, मृदा से कहां चली गई, पौधे के अंदर या जंतुओं के अंदर। अभी इसका स्वांगीकरण ही चल रहा, मान लो पौधे को अपन ने खाया तो भी स्वांगीकरण, पर एक दिन ऐसा आएगा कि इसको वापस वातावरण में आना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा, अजैविक रूप में वापस बदलना क्या कहलाता है, मिनरलाइजेशन या खनिजीकरण। इसके दो भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं, पहले जो प्रोटीन है जंतुओं या पौधों के अंदर की, वो काय में बदलेगी, अमीनो अम्ल में। ऐसा बहुत सारे एक्टिनोमाइसिटीज और सूक्ष्म जीव कवक जो विच्छेदन करवाते हैं, जिनको हम मृतोपजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं, मृतोपजीवी कवक या मृतोपजीवी जीवाणु या मृतोपजीवी सूक्ष्म जीव, एक्टिनोमाइसिटीज वगैरह। तो वो पहले प्रोटीन का विच्छेदन करके क्या बनाते हैं, अमीनो अम्ल। इस छोटे को क्या कहा जाता है, के बाद अमीनो अम्लों से वापस बन जाती है अमोनिया। इस प्रक्रिया को कहते हैं अमोनिक। अमोनियम का बनना अमोनीकरण, अमीनो अम्लों का बनना एमिनीकरण। दोनों को एक साथ क्या कहा जाता है, अपन इसको साधारण भाषा में विच्छेदन, क्या, तो ये विच्छेदन की प्रक्रिया है। तो अजैविक से जैविक में जाना, वापस जैविक से वापस अजैविक में आ जाना। अब कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत, क्या नहीं आया? अब मेरे को मालूम है तुम्हारी फोकस करने की क्षमता 3 मिनट, 3 मिनट क्रॉस करते ही तुम्हारा दिमाग के गए 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 गए, ऐसे नहीं करना है ना, फोकस करना है, फिर से देखना। तत्वीय नाइट्रोजन का अमोनिया में बदलना इस तरह। इस अमोनिया के पास कितने ऑप्शन है, पहला ऑप्शन वोलाटिलाइजेशन, दूसरा ऑप्शन नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन कर लिया, इसके पास भी कितने ऑप्शन है, दो, या तो ये फिर शॉर्टकट मार के, जैसे कुछ बच्चे एडमिशन लेते हैं यहीं से निकल लेते हैं राखी पे, अब ये दिवाली वाले हैं। फिर इसके पास कितने ऑप्शन, दो, एक तो विनाइट्रीकरण, या तो ये काय में आ जाएगा, स्वांगीकरण। और स्वांगीकरण से फिर वापस का आना है इसको अजैविक रूप में, वापस से इसको अपने अवस्था में आना है। तो ये यहाँ से में आ जाएगा, प्रोटीन से अमोनिया में। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, खनिज। टुकड़े टुकड़े कर दे अपन, पहला एमिनिफिकेशन, दूसरा, क्लियर है मामला। अच्छा, ये जो अमोनियम बना, ये वापस कहां जा सकता है, नाइट्रेट बनने के लिए नाइट्रीकरण की ओर जा सकता है, हवा में उड़ के वोलेटिलाइजेशन की ओर भी जा सकता है। तो वापिस से ऑप्शन वापिस ऑन हो जाते हैं, ये खत्म नहीं है मामला, ये ऐसे नाइट्रोजन घूमती रहती है, इसीलिए इसको नाइट्रोजन चक्र कहा। क्लियर है मामला, चलो बहुत बढ़िया। वो कह रहे हैं कि कुछ समझ में नहीं आया सर, दोबारा बता दीजिए। भैया ये दोबारा ही है, ये भी लिखोगे, ये भी लिख लो, जितना लिखना चाहो उतना लिखो। बेटा देखो, अगर यहां से रॉयल इंस्टीट्यूट की तरफ से अगर कोई समस्या होती ना, तो सबकी आवाज एक साथ कटती। अगर आप ही की आवाज कट रही है और रोज कट रही है, इसका मतलब आपके यहाँ नेटवर्क कमजोर है, या तो फिर आपको ऐप अपडेट करने की आवश्यकता है ना, उसमें अपडेट का ऑप्शन भी आता है। ऐप वाले समय समय से नए नए अपडेट डालते रहते है ना। बाकी अगर 340 बच्चों की आवाज नहीं कट रही है और 2 बच्चों की कट रही है, इसका मतलब उनके यहाँ नेटवर्क की समस्या अभी बहुत चल रही है ना, कॉल ड्रॉप, नेटवर्क 5G में 3G की स्पीड आना। ठीक है, सभी के कट रही है, तेरे को कैसे मालूम है, बताओ पहले।
मेरे पास तो आ रहा है कि सर सही आ रही है ना। सर मेरे फ्रेंड के भी तेरे फ्रेंड भी तो वही है ना बेटा, अपने गांव में ही। और अगर इतनी प्रॉब्लम आ रही तो आपके पास एक नंबर है ना उधर मैनेजमेंट का, उनको आप कॉल करो और बोलो कि हमारे रोज ही समस्या आ रही है। तूने गेंडा कैसे बनाया, तू बता पहले मुझे, गाय की जगह। ये गाय है, इसकी नाक पे ऐसे बिठा के देखा मुझे। हाँ कोई भी खा सकता, बिल्ली मत बनाना। वो एक कह रहा मेरा खरगोश बन गया, मैंने कहा अच्छा रहा चीता नहीं बना, तेरा चीता घास खाने लग जाए। लिखो फटाफट। ये जो ऐसी चीजें समझने की क्षमता होती है ना दिमाग में, इसको रीजनिंग कहते हैं। एक तो रटने की क्षमता होती है कि जैसा जैसे ही छाप लिया। अच्छा ऐसा नहीं कि अपन सिर्फ यही रटते हैं एग्रोनॉमी, अपन चित्र भी रट सकते हैं, अपन सवाल भी रट सकते हैं, जवाब भी रट सकते हैं। बोले अब मोर मत लिखो आप प्लीज, है। देखो मान लो कोई जैविक नाइट्रोजन अजैविक बन रही है, या अजैविक नाइट्रोजन जैविक बन रही है, क्या ये एक चक्र की तरह कार्य करता है? जी हाँ। अरे यार ये तो छोटी पड़ेगी जगह, अगले वाले में लिखेंगे अपन। चलो लिख लिया हो तो चले आगे बेटा। सर शायरी सुनाओ। अरे वाह यार, पहले शायरी लिखा था फिर उसको शायरी कर दिया, उसने सोचा स्पेलिंग गलत हो गई, पहले से ही लिखी थी बेटा। देखो मुझे ना ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाला सिस्टम बहुत अच्छा लगता है, जैसे सुपरवाइजर, जेईटी, सीयूईटी, डबल एओ, इनकी एग्जाम होना बेहद आवश्यक। कई बार क्या होता है कि 11वीं 12वीं में कोई कमजोर बच्चा बेचारा नहीं सिलेक्ट हो पाता है तो प्राइवेट कॉलेज से कर लेता है। अगर सरकार कह दे कि हम तो गवर्नमेंट कॉलेज में जो गोल्ड मेडलिस्ट है उसको सीधे डबल एओ बना देंगे, मार्कशीट लाओ, वो कहते हैं हम फिर से चेक करेंगे कि 4 साल बाद इसमें क्या परिवर्तन आया। और दूसरा सबसे अच्छा सिस्टम मेरे को ये लगता है कि संसार में दो तरह के लोग होते हैं। स्तरीकरण को नाइट्रीकरण, नाइट्रिफिकेशन ही है ना। तो दो तरह के बच्चे, एक यूं कहते हैं कि सर हमारे कुछ समझ में नहीं आता, तो सरकार कह देती कि वाह बेटा तू सुपरवाइजर नहीं बन सकता, तू घर जा। सर मुझसे याद नहीं होता, तू भी घर जा। सर मेरे पढ़ते पढ़ते नींद आती है, तू भी कर। सर मैं थक जाता हूं पढ़ते पढ़ते, तू भी कर। मतलब जो स्वस्थ रहेगा, जिसका दिमाग सही से काम करता है, जिसको समझ में आता है, जिसको याद होता है, और जिसको पढ़ने से नींद नहीं आती, वो तो क्या बन जाएगा। और बाकी जिस जिसके पास बहाने हो उन सब के लिए एक ही ऑप्शन दे रखा उन्होंने कि भाई तू घर जा। अब भाई घर जाए तो वहां गेहूं में पानी देना पड़े, तो भाई है, वापिस आ जाता है। चले आगे, नहीं चलने दोगे प्लीज सर। देखो नाइट्रोजन कितने प्रकार की होती है बेटा?
उसकी कॉपी में क्यों लिखता है, पहले तो ये बता। सर वेटनरी के बारे में बताओ, जेड सही है वेटनरी। बेटा वेटनरी पीसीबी के बच्चों के लिए होता है, जिन्होंने 11वीं 12वीं में क्या ले रखा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तब जाके। एग्रीकल्चर वाले तो वो पशु परिचर बनेंगे फिर। वो किसके अंडर, पीसीबी वालों के अंडर में रहोगे ना। तो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो बीबीएससी है। तुम हमेशा छोटा ही सोचते हो कि कभी बड़ा भी सोचते हो जिंदगी में। पशु परिचर तो 10वीं पास की परीक्षा थी ना। तुम सोचो राजस्थान सरकार कितनी खतरनाक है, जहां बीएससी एमएससी सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा स्टेट है राजस्थान। सबसे ज्यादा लोग पीएचडी राजस्थान के करते हैं, और उसके बाद भी सबसे छोटी छोटी परीक्षाएं कौन निकाल रहा है, राजस्थान की सब। तुम बताओ 10वीं पास आदमी सरकार नौकरी दे देना चाहिए, बोले देना चाहिए सर, बेचारे का क्या ही है। तो फिर वो बीएससी एमएससी पीएचडी वाले भटक रहे हैं कि नहीं भटक रहे हैं, तुम्हारी इस दया के कारण। वो तो बेचारे बेरोजगार है, और 10वीं पास वाले कौन कर रहा, बताओ मुझे। अरे तुम बताओ ना कि खाली फॉर्म भरने के लिए 10वीं है, लगा कौन। तो वही तो कह रहा हूं कि बीएससी एमएससी वाले लोगों को 10वीं पास की तनख्वाह दे रहे हैं। नहीं समझे। अगर पशु परिचर कह दे कि 10वीं नहीं होगा बीएससी होगा, तो तनख्वाह उस हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगी कि तो ग्रेजुएट लेवल की एग्जाम है, इसमें पैसे तो इतने ही देना पड़े। मान लो सुपरवाइजर बंद कर दे, तो कोई गांव में काम करने वाले लोग खत्म थोड़ी हो जाएंगे, उसका नाम बदलना पड़ेगा। मान लो उसका नाम बदले, बीएससी एजी मिनिमम क्वालिफिकेशन रख दे, तो एक तो तुम सब पढ़ोगे ढोरों जो 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ के बैठे हो, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन के तुमको तनख्वाह भी 40-45 हजार देना पड़ेगी, 15 हजार चक्कर में घिसना। पर अपन समझते ही नहीं, अपन सोचते 12वीं बाद पढ़ना ही नहीं है। आओ चल। तो ये जैविक नाइट्रोजन जब अजैविक नाइट्रोजन बनता है, तब इसको क्या कहते हैं बेटा, खनिजीकरण। जब ये अजैविक नाइट्रोजन फिर से जैविक नाइट्रोजन बन जाता है, तो ये क्या कहलाता है, स्वांगे, है ना। चल समझ में आ गया, वेरी गुड। तूने कुछ और पढ़ लिया, तू जाके फिर पढ़ लेना, ठीक है। या तो फिर तू टीचर बन जा, इतना मुंह नहीं बिगाड़ना पड़ते पढ़ते, खुश रहे आराम से जीवन में, है ना। चलो चले आगे। अब अपने पढ़ना कंपोस्ट। क्या पढ़ना, कंपोस्ट सुना तुमने कभी, लिखो देखे, कंपोस्ट या कृत्रिम संश्लेषित खाद। अच्छा तुम बता सकते हो दुनिया में पहली बार कंपोस्ट किसने बनाया। मैंने पढ़ा है, मैंने नहीं बनाया। किसने बनाया, हचिनसन और रिचर्ड, किसने बनाया। कब बनाया, कहाँ बनाया। देखो तुम सोचते इंग्लैंड में क्या ऊंचे लेवल की पढ़ाई होती है, यही पढ़ते हैं वो भी। अब इसकी कहानी सुनोगे, रहने दो, है। देखो कंपोस्ट क्या होता है, इसको कृत्रिम संश्लेषित खाद इसलिए कहते हैं कि जब भी हम किसी जैविक पदार्थ, देखो पुराने जमाने में भारत में एक ही सिस्टम रहा कि जो भी कचरा बचे वो सब एक ही गड्ढे में डालो और सड़ा दो, ये बन गई खाद, है ना। पर इसमें क्या होता है, वोलेटिलाइजेशन हो रहा है, डिनाइट्रिफिकेशन हो रहा है, निच्छा, बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण नाइट्रोजन की जो हानि हो रही है। ब्रदर हेलो, यही बच्चे कहते हैं मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि जब मैं समझा रहा था तब तो क्या कर रहे थे, लेकर, तुम कोई लेखक पत्रकार हो,
तो ऐसे में क्या होता है कि से विच्छेदन होता है, जहाँ अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे भी, मतलब अच्छे भी होते हैं और बुरे जीवाणु भी होते हैं, वो नाइट्रिफिकेशन भी कर सकते हैं और डे नाइट्रिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो फिर कुछ, मान लो 1920-21 की बात है, कोई बहुत ज्यादा बुद्धि का विकास उस समय इंसानों का उसी समय हुआ बेटा, अब तो खराब हो रही है। अभी मैं कल देखा ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष से कम के बच्चों को सोशल मीडिया चलाना, उनके पिताजी को जेल हो जाए। 16 कैसे जेल करें? चाइना ने बिल्कुल ही कोविड के बाद अपने यहाँ, तो देखो क्या हुआ, पहले मोबाइल नहीं देते थे बच्चों, सच में नहीं थे, मोबाइल बड़ों की चीज थी। कोविड आया, कोविड में एक तो यूं है कि आदमी ने मरने का डर देखा, कोविड के बाद बहुत सारी चीजें बदल गई, तो इंसानों ने देख लिया कि मौत कभी भी आ सकती है, इसलिए जियो और जीने दो। तो एक तो पढ़ाई लिखाई वहां से खत्म हो गई, क्योंकि पेरेंट्स ने सोच लिया कि अपन ही मर जाते तो हाँ क्या ही होता, यही मर जाएंगे तो क्या ही होगा, तो एक काम करो अपने तो खुश रहो। दूसरा, कोविड के बाद एक सिस्टम और नया सीन लागू हुआ कि ऑनलाइन स्टडीज आ गई। क्या आ गई? और ऑनलाइन स्टडीज के कारण क्या है कि बच्चों के हाथ में मोबाइल देना पड़ा कि बेटे अब तू पढ़ ले। अब उनको लग गई उसकी लत। क्या लग गई? इसकी लत लगती है मोबाइल की। तुम अगर सच में नहीं मानो ना, भगवान की कसम, तो अभी घर जाके जिन जिन के पास मोबाइल है वो मोबाइल स्विच ऑफ करके रख दो, और टाइम नोट करो कितनी देर तक तुम्हारे वो मोबाइल चालू नहीं हुआ, कितनी तुम्हारे अंदर कैपेसिटी। जिसके जिसके वास्तव में मोबाइल छोड़ रखा है वो तो सुपरवाइजर बन जाएगा, है ना? खुद के लिए ताली बजा रहा हो। और जिसने नहीं छोड़ा या नहीं छूटता, वो नहीं। देखो मैं बताता हूं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, पहले ए भाई प्लीज, पहले एक नोकिया 1108 करके मोबाइल आता था। पहले मोबाइलों की बैटरी भी 15 दिन, 8 दिन, महीने भर, अलग अलग कैटेगरी के आते थे, है ना? सैमसंग गुरु, उसको कभी चार्ज नहीं करना पड़ता मेरे से। तो वो एक नोकिया 1108 मोबाइल आता, उस समय भी लोग पढ़ने जाते थे कॉलेज में, फर्स्ट ईयर पढ़े, सेकेंड में। मैंने ऐसे लोग देखे जिनका सुबह पेपर है और वो सांप लंबा करने में लगे हुए उसमें, देखा तुमने? वो एक एक बिंदु जुड़ता था उसमें, पूरी रात जाग के दोस्त के रूम पे जाके। और फेल हो गए। क्या हो गए? अगर वो रात भर भी पढ़ता तो पास हो जाता, मतलब मेरे साथ भी बैठ के पढ़ता, पास हो जाता, पर वो आया मेरे ही रूम पे पढ़ने के लिए और किचन में स्टैंड पे बैठ के, और वो मेरे ही मोबाइल में। अच्छा, उस मोबाइल में एक और खासियत थी, उसमें एक ऊपर जाने का बटन था, एक नीचे जाने का बटन था, दाएं बाएं जाने का बटन। तो वो 2 से ऊपर जाता था, फिर 4 से लेफ्ट जाता था, 6 से राइट जाता, 8 से, उस बटन दबा दबा के उसने सिर्फ उस सांप को बड़ा किया और कुछ नहीं। अच्छा अभी भी उसके पिताजी ने जमीन बेच दी 30-40 बीघा, अभी उस दौरान, है ना? दो ही बाप बेटे एक जैसे ही। अभी भी वो मोबाइल खरीद के वहां खेत में बैठ के हेडफोन लगा के ट्रैक्टर की बैटरी से मोबाइल चार्ज करता है, लाइट नहीं रहती है तो, और पबजी खेलता है। इधर जा इधर जा उधर जा उधर जा, टापरा के पीछे। मैंने कहा टापरा के पीछे क्या है? मतलब वो देसी लोग हैं, आपस में चारों टीम बना के खेल रहे हैं, वो हिंदी भी नहीं बोल पा रहे ढंग से, वो कह के अरे इधर इधर टापरा के पीछे। मतलब टापरा के पीछे, उससे आप मिलो, आप जाओ, आपकी चाय बनती रहेगी, वो मोबाइल चलाएगा, और भाई क्या हालचाल, भले बढ़िया। फिर वो आपसे ही पूछेगा, तूने तो मकान ले लिया था ना इंदौर? हाँ। वाह वाह वाह, मतलब किसको? तुम यकीन नहीं मानोगे, अभी जितने भी साइकोलॉजिस्ट है ना, चाइल्ड साइकोलॉजी, बच्चों के डॉक्टर, के सारे बैंक, है ना, उनके बच्चे है ना, मोबाइल अगर दे दो उनके हाथ में, मोबाइल रहे तो सीधे से बात करें, जैसे ही मोबाइल दो ना, उनकी बॉडी लैंग्वेज है। मैं दिखा देता हूँ, तुम मेरी बातों भरोसा नहीं, तुमको ऐसा लग रहा है सर सिर्फ मनोरंजन कर रहे हैं।
ये वाला, ये सब एक जैसे ही हैं, अभी और आएंगे देखो। ये देख, आप इधर देखो, ये देखो, ये पता नहीं अब कौन सी दुनिया में पहुंच गया। और ये सब चीजें हमें पता है, हम जानबूझ के बच्चों की जिंदगी खत्म कर रहे हैं, अरे नहीं कर रहे। ये लाइव एग्जाम्पल है सर, आराम से ले। मोबाइल जिंदगी खराब करते हो, ये देखो क्या हाल है बच्चे का मोबाइल से, कितना खतरनाक हाल है। आप इधर देखो, ये देखो, ये पता नहीं अब कौन सी दुनिया में पहुंच गया। और ये सब चीजें हमें पता है, हम जानबूझ। ये तो प्लाईवुड बेच रहा है। मोबाइल जिंदगी खराब करते हो, ये देखो क्या हाल है बच्चे का मोबाइल से, यही हालत है बेटा। दादी का बहुत बुरी स्थिति, बहुत ज्यादा। ये सिर्फ बच्चों का हाल नहीं है, इससे ज्यादा खतरनाक बड़ों का हाल। कोई पबजी अगर खेल रहा है, उसका मोबाइल छुड़ाना, फिर देखना क्या होगा। वो जो दोस्त तुम्हारे जान दे सकता है ना, वो झापड़ मारेगा खींच के तुम। हालांकि वो ऐसा आदमी, पर वो मार देगा। उसका उसके खुद के ऊपर नियंत्रण। कोई आदमी अगर मोबाइल चला रहा है, उसे मोबाइल छुड़ा लो, जेब में रख लो, बोले क्या दिन भर मोबाइल चलाता रहता है। वो दोस्त दोस्त ना रहा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहरी गुस्सा आ रहा है, वो अंदर भी तुम्हारे रोष में है भयंकर। और तुम हर बार जब जाओ, जब छुड़ा लेना कि बेटा मोबाइल नहीं चला है मेरे पास, दोस्ती खत्म। तो ये जब इतनी खतरनाक चीज हो सकती है ना, तो फिर ये स्टूडेंट्स के ऊपर तो क्या ही असर डालती होगी, ये बताओ तो। जब आदमी फोन में नहीं होता है, फिर भी उसके दिमाग में फोन होता है। मान लो वो फोन वहां पड़ा है ना, अगर उसकी खाली लाइट भी चमके ना, वहां देखने जाना पड़ता है कि अब क्या सूचना है, क्या मैसेज आ गया, किसने क्या कर दिया। फोन बंद करो, ऐसा लगता है दुनिया से कट गए, है ना। तो इससे थोड़ा सा सावधान रहना है, क्योंकि अभी अपन तैयारी वाले फेज में, आपका एक एक पल कीमती। चले आगे, चल। अभी तो बहुत टाइम बचा है बेटा, 15 मिनट बचे, पूरी कंपोज पढ़ा दूंगा मैं। देखो, डायरेक्ट पढ़ाऊं कि कहानी सुनाऊं? देखो, कहानी सुनाऊं तो कहानी में ये थोड़ा आगे पीछे क्रम है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अल्बर्ट हावर्ड। क्या नाम था बेटा? उस समय भारत में ब्रिटिशर्स का राज था। 1720 से 1931 में घटना हुई। अल्बर्ट हावर्ड नाम के व्यक्ति, जो विदेश में बहुत ज्यादा इज्जतदार आदमी थे, उन्होंने ब्रिटेन की महारानी से कहा मुझे इंदौर जाना है। बोले इंदौर कहाँ है? बोले इंडिया में, क्योंकि पहले ब्रिटिशर्स का ही राज था सब। बोले इंदौर ही क्यों जाना? बोले वहां पोहे जलेबी बहुत अच्छे मिलते हैं, आई वॉन्ट टू चेक इट आउट। तो उन्होंने कहा चले जा। अब उस समय ना तो मोबाइल थे, ना इंटरनेट थे। तो उन्होंने कहा कि यार भारत में जाऊं और कोई मेरे को डंडा मार दे। हाँ, बात तो सही है। देखो तो मोबाइल छीन लिया, चलो। तो उन्होंने कहा कुछ ऐसा लिख के दे दो जिससे वहां के लोग ये समझे कि खास आ। तो उन्होंने लिखा इट इज वेरी वीआईपी, और वो जो महारानी वाला जो स्टाम्प होता है वो लगा दिया कागज पे और दे दिया। वो आके उतरा इंदौर रेलवे स्टेशन। वहां से सीधा कलेक्टर ऑफिस, कलेक्टर ही बड़ा अधिकारी होता है। उन्होंने कहा आओ बैठो साहब, कैसे आए? बोले पोहे जलेबी खाना। तो कलेक्टर कहा तेरा खराब, मैं पोहे जलेबी बेच रहा हूँ। उसको लगा कि यार ये आदमी डायरेक्ट आते ही बदतमीज, उसके पास एक ही हथियार था। उसने कागज देखा है, बोले बताऊं तेरी मौसी? उसने देखा, उसके तो हाथ पैर कांप गए। बोले अरे बाप रे, ब्रिटेन की महारानी का ही कागज ले घूम रहा है, डायरेक्ट आइडेंटिटी कार्ड। अरे सर सॉरी, कौन से पोहे खाओगे आप?
पोहे जलेबी खाए बस। अब गेस्ट हाउस में रुकवा दिया, अंग्रेजों का गेस्ट हाउस भी लेवल का रहता है। एक दिन, 2 दिन, 4, कभी रबड़ी खा रहा है, कभी दही बड़े, कभी पोहे, दिन भर न्यूज़पेपर पढ़ता है, बैठा रहता है। वो कलेक्टर की फाइलें पढ़ना शुरू हो गया। कलेक्टर का दिमाग खराब हुआ कि ये भारी फुर्सत में आदमी है यार। उससे पूछा सर आप क्या करते? बोले मैं साइंटिस्ट हूँ। बोले काहे के साइंटिस्ट? बोले एग्रीकल्चर। अच्छा। कलेक्टर ने कहा कि संतोष एक चौकीदार था, सर को फार्म हाउस पे ले जाओ। कहाँ ले जाओ? तो संतोष ने एक छकड़े में बांटे, फार्म हाउस में कोई नहीं जाता था ना, वहां भी 2-4 कमरे थे, वहां भैंसे वैसे बंद। तो बोले सर को फार्म हाउस पे ले जाओ, वैज्ञानिक है, कृषि के कुछ नया करेंगे। हम वहां गए, तो कमरे वमरे साफ करे, दाल बाटी बनाई बढ़िया, साहब को सुलाया। साहब ने कहा यार एक ही दिन में वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। ठीक है, खैर कई फर्क पड़ता, मच्छरदानी लगा के सो गए। अब रात में कोई प्राकृतिक पीड़ा हुई होगी। हाँ होती है अक्सर। अंग्रेजों की आदत सोने से पहले रासायनिक क्रिया करके सोते हैं वो। तो उन्होंने कहा बेचारे संतोष को कहाँ उठाएंगे अपन, तो अपन ही चलते हैं, अंधेरा ही तो है किधर भी, और ये तो भारत है, देयर इज नो प्लेस फॉर। चले हल्के हल्के कदमों से, पर उनके थोड़ा मामला क्रांतिक अवस्था में थे, और क्रांतिक अवस्था में स्पीड बढ़ जाती, बॉस से अच्छा कोई नहीं समझ सकता। तो ऐसे तेज कदमों से चले और अचानक किसी चीज से टकरा, झर। पूरा बाप रे, उनको लगा कि इंडिया है, भूत प्रेत आ गए। उन्होंने सुन रखा था कि रासायनिक क्रिया के बाद ज्यादा अटैक करते हैं, तो डर के मारे दौड़े, फिर एक कहीं टकराए जाके झर। उन्होंने सोचा दीवार तो थी नहीं, मैं तो दिन में आया तो खेत था। अचानक कोई चीज मुझे जोर से चिल्लाए, सेंटोस सेंटोस सेंटोस। और वो संतोष उठा बेचारा, उसने रोका कि अरे साहब इतना दौड़ोगे मरी जाओगे, एक काम करो तुम इधर चलो। बोले सो जाओ आराम, रात भर नींद नहीं, अंग्रेज में बैठा रहा। सुबह उठा, बोले क्या था वो? बोले देखा था वो अपन ज्वार काट के जो वो पिंडी में रख देते ना ढेर, उसमें गरियों में घुस रहा हो इधर उधर, फंस जाता आदमी तेज दौड़ के जाए तो उसमें। बोले तुम इसका कुछ करते नहीं हो? बोले हमारे यहाँ की भैंसे बहुत नखराली, वो खाती ही नहीं। खाती है क्या ज्वार के टाटे? कुट्टी करना पड़ती फिर खाती। तो उसके दिमाग में ख्याल आया क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट, वैज्ञानिक आदमी है। बोले चलो मैं इनको सबको ठिकाने लगाता हूँ। अब अंग्रेज लोग है ना, अपनी योजना किसी को नहीं बताते। तो वो कलेक्टर के पास गए, बोले मुझे मजदूर चाहिए। बोले क्या करेगा मजदूर का? बोले 50। बोले अरे करेगा क्या? बोले मेरा मन। बोले नहीं नहीं, पैसे खर्चा उतने जाए। बताओ तेरे मौसी। कलेक्टर ने कहा हो ठीक है ले जाओ, 50 मजदूर का। अब मजदूरों से क्या कहा मालूम, कि अपने को ऐसे 2 से 3 मीटर के गड्ढे खोदना है खेत में। अब वो गड्ढे खोद, बोले गोल नहीं, ऐसे लंबे लंबे। अब गड्ढे खोदते खोदते एक मजदूर का दिमाग चला, उसने क्या करा कि वो गेंद साइड में रखी, और एक काका गड्ढा खोद रहे थे, उनको यूं नापा और वो गड्ढे में नाप लिया। काका समझ गए कि काम से ये अंग्रेज तो कब्रिस्तान बना रहा है, और 50 आदमी गड्ढे खोद रहे। सोचो क्या ही योजना चल रही होगी। धरना विरोध प्रदर्शन। बोले नहीं नहीं, फिर बात करें, क्यों रे इसका क्या करें? बोले आम का बगीचा लगाए। दूसरे दिन फिर चले गया, बोले मुझे गोबर चाहिए। बोले नहीं है, भाग जा। बोले मुझे और मजदूर चाहिए। कलेक्टर ने सोचा बार बार एक कागज दिखाता है, बेइज्जती होती है, ठीक है। तो उन सब मजदूरों को एक एक कुल्हाड़ी दे के बिठा दिया कि ये जो ज्वार के है ना, इनको ऐसे काटो छोटे छोटे टुकड़े, कुट्टी कर दो। पहले मशीन नहीं थी कुट्टी की, वो सब बेटे बेटे काट रहे। गांव वाले बेचारे, पहले कुछ था ही नहीं ना, बहुत स्लो जिंदगी थी, आराम से। तो एक वो काकी पूछती है कि बेटा अरे गोपाल, ये अंग्रेज इनको कहीं करेगा रे यार।
बोले कहा कि आपको नहीं मालूम, इसको आधे घंटे पानी में गलाओ, फिर बाहर निकाल के कपड़े में पोटली बना के लपेट दो, हल्का नमक मिर्ची हल्दी धनिया जीरा डालो और इसको मस्त पका के मिक्सचर की तरह खाते हैं अंग्रेज। ये सब बेच देगा अभी 100 रुपए किलो है। आज काका नई डिश खाएंगे, ज्वार पपड़ी। अब काका भी शाम को आए रासायनिक क्रिया करके, और भारत का रसायन ज्यादा हेवी पड़ता है। उन्होंने पूछा कि आज खाने में क्या है, बोले आज अंग्रेजों का खाना। अब काका ने कहा वो अंदर जाए नहीं, बोले हे क्या, तो उन्होंने बताया कि वो सुबह काट रहे थे ना वही। अब ये भी कट गया, फिर वो गया वापस अंग्रेज के बाद, बोले आज तो गोबर चाहिए ही चाहिए। बोले आप करोगे क्या गोबर का, फार्म हाउस से 3-4 भैंसे बन रही, जितना भैया है पूरे गांव की भैंसों का गोबर चाहिए। बोले आदमी सच में पागल है। अब वो गोबर इकट्ठा करवा दिया। मजदूरों से कह रहा है ये जो भैंसों को पानी पीने की टंकी है ना, इसमें गोबर डालो और इसको घोलो, ऐसी रबड़ी बना दो, फतबत फतबत। अब गांव वाले कहे कि भारी पागल आदमी है यार, नहीं करेंगे, मजदूर ऐसा काम करते हैं क्या। उसने जेब में से 5 का नोट निकाला, 5 का, उस जमाने में 5 रुपए, ऐसे कूदे धड़ाधड़। देखो साहब, फिर बोले अब क्या करना, बोले अब सैंडविच बनाएंगे। उस गड्ढे में 5 सेंटीमीटर गोबर डालो, 15 सेंटीमीटर कचरा, वो जो काटा था ना, 5 सेंटीमीटर गोबर, 15 सेंटीमीटर कचरा, ऐसे ऊपर तक भर दिया। मजा आ गया। और फिर हाथ पैर धो, बोले मैं महाकाल जा रहा हूँ दर्शन करने के। बोले बाबा भगत था अल्बर्ट हावर्ड, मैं बता रहा हूँ, महाकाल चले गया। अब महाकाल जो जाता है वो तो रम जाता है, 15 दिन बाद आया। तो गांव में इतने दिन चर्चा चली कि अंग्रेज करना क्या चाह रहा है, मतलब उन्होंने सुन तो रखा था गोमूत्र में भी सोना होता है, और भारत के वैज्ञानिक आलू से भी बना सकते हैं। तो एक बाजी थे अंग्रेज, ये बहुत तेज रहते। रावण संहिता पढ़ के आया, रावण सोना बनाना जानता था, इसने उसकी किताब में पढ़ लिया ये गोबर से बनाएगा। अब गांव में खबर फैल गई कि जो गड्ढा भरा उसमें क्या बन रहा है, सोना। 15 दिन आया, उसने कहा मजदूर चाहिए। ठीक है भाई मजदूर चाहिए। बोले गड्ढा खोदो। अब गड्ढा खोदो, पूरा गांव देख रहा कब निकलेगा। उधर वाले से पूछा भाई, नहीं निकला। दोपहर तक गड्ढा खोद दिया पूरा। फिर दोपहर बाद लंच के बाद फिर वो अंग्रेज आया। बोले क्या हुआ, बोले कुछ नहीं हुआ, वापस भर दो। वापस भर दिया। बोले अब मैं ओंकारेश्वर जाऊंगा। ओंकारेश्वर चले गया। वो उज्जैन से आया, पहले ही रुद्राक्ष रुद्राक्ष पहन के बाबा। उन बुजुर्गों को भरोसा हो गया कि भोले बाबा का भगत है, बना के रहेगा। रावण भी था, साधना करने गया था उज्जैन, अब कहाँ जा रहा है, वापस। 15 दिन बाद फिर आया, फिर के गड्ढा खोदो गड्ढा, लोगों में उत्साह। फिर कुछ नहीं निकला, बोले वापस भर दो। फिर बोले अब मैं केदारनाथ जाऊंगा। केदारनाथ चले। 1 महीने बाद वापस आया, खोदो गड्ढा। अब गड्ढा खोदा, साहब नहीं बना, बोले हाँ यार नहीं बना। बोले एक काम करो वापस भर दो। तो एक मजदूर ने कहा कि अगर अब नहीं बना ना, तो इस गड्ढे में, तो बोले ये जो बन रहा है इसको कहते हैं इंदौर विधि कंपोस्टिंग की। कौन सी विधि है, नाम तो उसने कहा तुम ही रख लेना, है ना। तो कंपोस्टिंग की इंदौर विधि में जो खेत का कचरा होता है उससे अपन क्या बनाते हैं, कंपोस्ट। इसमें कचरे को कितनी बार पलटना है, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, एक, मतलब 2 महीने 60 दिन में। इसके 1 से 2 महीने बाद ये तैयार हो जाती है। इसमें कचरे को बार बार पलटा जाता है, इसलिए वायु जीवी विच्छेदन होता है और तापमान अधिक होता है ना। इस आविष्कार किसने किया, अल्बर्ट हावर्ड ने 1924 से 1931 के बीच। कौन से शहर में किया, इंदौर। बस ये इंदौर विधि हो गई। अब आगे बेंगलोर विधि कल पढ़े, ठीक है, लिखना है। अच्छा मुझे बताओ, 2 मिनट पहले तुम कहाँ जा रहे हो ये बताओ। गांव और घर छोड़ के यहाँ पढ़ने आओगे, रोटियां खाने आए, कमाल करते हैं यार।
अभी तो 18-19 ही हो, ये देखो। हाँ, मैं वही सोच रहा हूं। तुमको लगा मैं कहानी सुना रहा हूं? बताओ, इंदौर विधि का आविष्कार कहाँ हुआ? इंदौर में। वो किसने किया? कब किया? इसमें कचरे को कितनी बार पलटा जाता है? पहली बार कब पलटेंगे? दूसरी बार कब पलटेंगे? खाद कितने दिन में तैयार होगी? 3 से 4 महीने। 1 महीने बाद डालना है ना। तो ये तो वही तो कह रहा हूं मैं। अब इसको रटने की जरूरत पड़ेगी क्या कभी? नहीं पड़ेगी। चलो, आज तारीख कितनी है? कल ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा ना। थोड़ा सा ही बचा है।